एक जगह उन्हें रखना चाहिए। अब जरा देखें, इतनी बात हो गई कि नेक्स्ट इज इन वन टेक्स आना चाहिए। नाउ वन बाई वन वी विल सी देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसके बेसिस पर हम प्लांट्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। या फाइटोकेमिस्ट्री इसलिए लिखा है क्योंकि हम प्लांट के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसलिए फाइटोकेमिस्ट्री कहा गया है। ठीक है। नाउ आर्टिफिशियल सिस्टम इट इज गिवन बाय, इसको इसके फादर थे जो है एरिस्टोटल, अरस्तु इसके फादर थे। सो एरिस्टोटल वाज फादर ऑफ दिस टेक्सोनॉमी। कॉमन लोग तो आज भी इसी से ही चलते हैं, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ वन और फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर, ऊपर से दिखने में जो लगे। इट इज बेस्ड यानी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वन और टू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स which are helpful in easy identification. So it is remained in use. It is helpful in easy identification and remain used फॉर फ्यू थाउजेंड ईयर्स, 2000 सालों तक इसे यूज किया जाता है। ये है। नाउ उसके बाद कैरलस लिनोस इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो जो एरिस्टोटल है वो फादर ऑफ वास्तव में जूलॉजी कहलाते हैं। ज़्यादातर इन्होंने टेक्सोनॉमी ना लिखो, जूलॉजी के बारे में बताया, जानवरों के बारे में, लेकिन प्लांट के बारे में बहुत थोड़ा बताया। मोस्टली इनका वर्क जो था वो जूलॉजी का था। सो फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी अलग होती, बॉटनी अलग होती है। सो एरिस्टोटल वाज फादर ऑफ जूलॉजी, उन्होंने जू के बारे में बताया। एंड इट इज़ नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, बस उन्होंने प्लांट किंगडम बता दिया और मोटा मोटी उनके फीचर्स बता दिए। ओके, इतनी बात हो गई। रिमेन यूज फॉर फ्यू थाउजेंड ईयर्स तक ये इस्तेमाल होता रहा। एंड कैरोलस लिनोस इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये तो इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है लेकिन लिख देते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो उसमें टेक्सोनॉमी भी आती है। सो इट इज कैरोलस लिनोस इज नेम्ड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो आपने देखा कि ये जो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल कैरेक्टर पर जाए तो समझो आर्टिफिशियल सिस्टम है। इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज है ये, इट इज इजी टू रिमेंबर, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स आर यूज्ड, इजी टू रिमेंबर as only few characters are used. और दूसरी चीज क्या है? द ट्रेट्स यूज्ड आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के हैं जो करेक्टर्स यूज किए गए हैं कि इनके 4 पैर हैं तो ये है, 2 पैर पे है तो पक्षी है। तो ट्रेट्स हमारे इंटरेस्ट के हैं। ट्रेट्स आर यूज्ड विच आर of common interest of human. Now इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं।
इसके डिसएडवांटेज क्या है? दिस हैज़ ओनली फ्यू सुपरफिशियल करेक्टर्स, ये थोड़े से लेता है. इट कंसीडर्स ओनली फ्यू सुपरफिशियल करेक्टर. क्या क्या चीजें लेता होगा? लाइक हैबिटेट, या उनकी हैबिट्स क्या हैं. नंबर में भी देखा जाएगा. न्यूमरोलॉजिकल फीचर कि कितने पैर हैं, कितने आर्थ्रोपोडा है तो 6 लेग्स हैं, 6 अपेंडेजेस हैं, ऐसे देखा जाता है. तो उन्हें इंसेक्ट कह दिया. उसका कलर क्या है, कलर के बेसिस पर भी अलग अलग कर देंगे. शेप्स ऑफ लीव्स क्या है, तो लीव्स स्पाइन टाइप हैं कि किस तरीके से हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसकी वजह से ये काम किया जाता है. बहुत थोड़े करेक्टर्स देखे जाते हैं. दे कंसीडर ओनली द वेजिटेटिव करेक्टर्स और द एंड्रॉयशियम करेक्टर. इसमें क्या चीज़ है तो ये वेजिटेटिव करेक्टर्स को देखता है. इट कंसीडर्स ओनली वेजिटेटिव करेक्टर और एंड्रॉयशियम करेक्टर. जो कई बार पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन सैक में रहते हैं, तो अगर ये इसके चारों तरफ अलग अलग वो किस ग्रुप में है, कितने हैं, कैसा घेरे हैं, ऊपर हैं कि नीचे हैं, इस तरीके से तरह तरीके के ये जो पुष्प का विन्यास है, दैट इज़ द फ्लावर अरेंजमेंट. यही सबसे बड़ा बेसिस लिया गया है किसी भी फ्लावर में कि रिसेप्टिकल पर ये कैसे लगे हुए. ये रिसेप्टिकल है तो रिसेप्टिकल में ये तो बाहर पेटल हो गए, तो इनमें जो एंड्रॉयशियम है कितने हैं, कैसे लगे हुए हैं, ये कार्पेल से ऊपर हैं कि कार्पेल से नीचे हैं, न जाने बाहर की तरफ झुके हैं कि अंदर की ओर झुके हैं, इनके बेसिस पर एंड्रॉयशियम के शेप, साइज, नंबर के बेसिस पर ज़्यादातर ये काम किया गया है. तो वेजिटेटिव करेक्टर्स भी देखे गए हैं, फिर और एंड्रॉयशियम का करेक्टर भी देखा गया है. एंड्रॉयशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, एंड्रॉयशियम. और गाइनोशियम क्या है? शियम करेक्टर, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको कि स्टेमन कहते हैं. ये चीज़ है, उसको देखा जाता है. एंड दूसरी चीज़ क्या देखी जाती है गाइनोशियम में, इन्होंने नहीं देखा. इट डज नॉट डिमॉन्स्ट्रेट नेचुरल एंड फाइनल रिलेशनशिप. फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी नहीं बताता कि कैसे इवॉल्व हुए, कौन सा प्लांट किससे इवॉल्व हुआ है. अगर इनसे पूछो ब्रायोफाइटा और ये, तो वो हो सकता है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को एक ही साथ रख दें, क्योंकि अंदर तो जा ही नहीं रहे, विनेशन में जा ही नहीं रहे कि पैरेलल विनेशन है कि क्या है. सो इट डज नॉट कंसीडर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप. और साथ में एक्सटेंसिव मॉर्फोलॉजिकल इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी नहीं देख रहा है, जो कि नेचुरल सिस्टम में देखा जाता है. तो एंड नेचुरल सिस्टम भी नहीं देख रहा है, ना तो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप देख रहा है, और दूसरी चीज़ कि नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो एस्पेक्ट्स हैं, वो हमने आपको बता दिया. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर, हैबिटेट, ये सब भी देखना चाहिए. ये इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर को, जबकि वेजिटेटिव करेक्टर तो बदल दिए जाते हैं. जैसे बंदरों में बाल हैं शरीर में, हमारे नहीं है. हम कपड़े पहनने लगे तो बाल हट गए, बंदरों ने नहीं पहने तो उनके बाल हैं, जो थोड़े ही जनरेशन में बदल जाते हैं. जबकि वेटेज सेक्सुअल करेक्टर्स को ज़्यादा देना चाहिए, वो उसका बेसिक करेक्टर है. और बाहर से बाल हैं और नहीं है, उनके बेसिस पे करोगे तो फिर वो तो बदलती रहती हैं, क्योंकि हमारे अंदर नेचर के हिसाब से वी गेट अडेप्टेड. जैसे आपने बीटल का एग्जांपल देखा था, तो कभी आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, कभी नेचुरल सिलेक्शन होता है, इस तरीके से होता है. ठीक है कि नहीं इवोल्यूशन में कि मान लो
जो रेड बीटल हैं वो खा लिए जाएंगे क्रो से, जो ग्रीन बीटल हैं वो प्रोलिफरेट करते जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो ग्रीन बीटल हैं क्या उनको एक जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं मिलेगा क्या? और जो रेड बीटल है मर जाएंगे क्योंकि वो अपने आप को छिपा नहीं पाए पत्तियों में, कैमोफ्लेज नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं नेचर में जो अपने को कैमोफ्लेज कर पाते हैं, छुपा पाते हैं, हाइड कर पाते हैं, उनकी योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये सारी चीज़ें भी ये कंसीडर नहीं करता है। तो इट गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स। इट गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव and reproductive या sexual characters। इसको दे रहा है। This is not acceptable as vegetative characters is easily, so this is wrong basis। क्यों? As vegetative characters are easily affected by changing habitat, जैसे कि पानी से मछली निकली क्योंकि वाटर में फिश जो है तो वो बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो गई तो बाहर आ गई तो वो एम्फीबियन बन गई, वो मेढक बन गई। अब वो मेढक बन के चलने लगी, सो मेढक बन गई, फिर वो एम्फीबियन हो गई। अब पानी में अंडे देते थे, रहते बाहर थे, इनके पास पैर आ गए, ठीक है। सो दिस इज फिश से, फिशेस से क्या बन गया? एम्फीबियन। इनकी एम्ब्रियो सब सेम होगी, अगर एम्ब्रियो देखोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है। अब एम्फीबियन है तो अब ये कभी गए ही नहीं, तो अगर नहीं गए तो ये अब ज़मीन में ये सांप बन के लौटने लग गए क्योंकि वापस गए नहीं, तो इस तरीके से रेप्टाइल बन गए। फिर इसके बाद कुछ ऐसे हो गए कि जो जिनमें एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई बॉडी में और अपेंडेजेस आ गए, हाथ पैर आ गए और वो यहीं रहने लगे। और कुछ हवा में उड़ गए, तो हवा में क्योंकि अब सर्वाइवल की भी बात थी, तो जो हवा में उड़ गए तो वो बर्ड बन गए। तो इस तरीके से दैट इज बर्ड को क्या कहते हैं? एविस। और कुछ एनिमेलिया बन गए, तो इस तरीके से एनिमल बन गए जो कि ह्यूमन बन गए, इस तरीके से। तो आप समझ गए कि नहीं? तो हैबिटेट ने प्रभावित किया कि नहीं? ड्यू टू हैबिटेट। लेकिन सबका एम्ब्रियो देखो सेम मिलेगा कि नहीं? एम्ब्रियोलॉजी बताओ। तो इस तरीके से ये उसको तो कंसीडर ही नहीं करता। एंड they separated, so vegetative are changing habitat से they are easily affected by environmental factors। और फिफ्थ है दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। हो सकता है वो इनको अलग कर दें, कहते हैं ये पानी में रहता है और ये यहाँ रहता है, ये अलग अलग है, जबकि देखा जाए तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत कुछ समानता होगी। सो दे सेपरेट। हमने देखा सब कॉर्डाटा में रख दिया गया। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप ही जो था भाई ठाकर का, जिसने उसको